हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री बुक का 2 नंबरिया सवाल पर, यानी कि लघु उत्तरीय सवाल पर बात करेंगे, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में 2 नंबर से आता है। तो आज हमारा जो सवाल है वह है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं, या महलवारी बंदोबस्त किसे कहते हैं, और रैयतवारी बंदोबस्त किसे कहते हैं। तो ये जो देखिए आप लोगों के सामने जो ये 3 प्रश्न है, ये 3 प्रश्न पहले जो पूछा जाता था, 1-2 साल पहले की बात करें तो यह दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता था, लेकिन अब 1-2 साल से ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाने लगा है, अर्थात 2 नंबर सवाल में पूछा जाने लगा है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में इस तीनों सवाल को हम लोग 2 नंबर वाले जो आंसर होता है उसी के अनुसार से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी चाहिए अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी और रैयतवारी का, तो वीडियो पर कमेंट कर देंगे। आप लोगों को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इसे कैसे लिखना है आपको हम एक वीडियो लाके उसमें समझा देंगे। लेकिन आज जो बात करेंगे इन तीनों प्रश्न पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के जैसे बात करेंगे, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों सवाल जो आप लोगों के सामने है, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी, महलवारी बंदोबस्त और रैयतवारी बंदोबस्त, इन तीनों सवाल में से एक सवाल आपका 2 नंबर में फिक्स रहता है हर एक बार के एग्जाम में, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले ये बात समझिए, क्या इस्तमरारी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त दोनों चीज़ आपका एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। याद रखना है, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त पूछे दोनों का आंसर एक ही होगा, और महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त के बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। महलवारी को कब और किसने लागू किया, ये भी ऑब्जेक्टिव में। और रैयतवारी बंदोबस्त किसे कहते हैं, इसे भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर हम लोग 5 नंबर पर सवाल, 5 नंबर का इस तीनों टॉपिक से आपको पूछा जाता है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं, तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों का कई अध्याय पर क्लास 12 के हिस्ट्री का लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हो चुका है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा है अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं। आपको पता ही है कि ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात जानिए, क्या अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। देखिए, ये तीनों प्रकार की जो व्यवस्था देख रहे थे, यह अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था और भारतीय किसान से कर वसूलने के लिए। सिंपल सा समझिए, चाहे जो तीनों प्रकार की जो आप लोग बंदोबस्त देखे, ये तीनों बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसान से कर वसूलने के लिए अपनाया गया था। तो यह सबसे पहले कहाँ लागू किया और किस अंग्रेजों ने लागू किया, कौन सा गवर्नर लागू किया है, इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या समझे आप, क्या अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त आपका बंगाल के जमींदारों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति का समझौता था, जिसे बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। याद रखना है, जो हमारा इस्तमरारी पूछे या आपका अस्थाई बंदोबस्त पूछे, तो इसको जो लागू किया था बंगाल में सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, और 22 मार्च 1793 को हमारा इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बंगाल में यह सर्वप्रथम लागू किया गया था इस्तमरारी अर्थात अस्थाई बंदोबस्त, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा के आधिकारिक तरीका चुना गया। बाद में यह पूरे उत्तर भारत में लागू किया गया। इस कर व्यवस्था को वसूलने के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की व्यवस्था की गई, जो अस्थाई बंदोबस्त तथा न्याय व्यवस्था का देखरेख करता था। तो हमारा अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त से ये मतलब यह है, क्या अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त की अगर बात करें, तो यह बंगाल कंपनी और बंगाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था और बंगाल के जमींदार के बीच जो कर वसूलने की संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था था, जिसके
जिसे कौन लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सर्वप्रथम बंगाल में 22 मार्च 1793 ईस्वी को किया गया था और इसका तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा का आधिकारिक तरीका था। बाद में यह पूरे भारत में लागू किया गया था। आपका जो इस्तेमारी बंदोबस्त है यह सर्वप्रथम जो बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने के लिए जमींदारी प्रथा था, लेकिन बाद में इसे जो है वो उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में लागू किया गया था और जिले में कलेक्टर की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत जिले में कलेक्टर की व्यवस्था की गई थी, जो अस्थायी बंदोबस्त भूमि से संबंधित था और न्याय व्यवस्था का भी देखरेख करता था। आई होप आपको अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त में अब कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग इसे अच्छी प्रकार से वहाँ पूछेगा तो लिख सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसे कहते हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता है। सेकंड पे बात करेंगे हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर, है ना। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? तो सबसे पहली बात जानिए कि यह बंदोबस्त 1792 में लागू किया गया था। इस्तेमारी या अस्थायी कितना में लागू किया गया था? 1793 में। और यह जो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यह आपका 1792 ईस्वी में लागू किया गया। यह व्यवस्था मुंबई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में लागू की गई। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक भारत की भूमि का 51% भाग था। याद रखना है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत भारत के औपनिवेशिक भारत का भूमि का 51% भाग था। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की आरंभ की। याद रखना है, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर था टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। इस बंदोबस्त के तहत कंपनी रैयतों किसको कहा जाता है? रैयतों आपका किसान को ही कहा जाता है। याद रखना, रैयत जो है वो किसान को ही कहा जाता है। अर्थात हमारा जो इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसके अंतर्गत तहत किस कंपनी तथा रैयत, अर्थात कंपनी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी, रैयत किसान कौन है? अपना भारतीय किसान के बीच सीधा समझौता था या जमींदार या बिचौलियों के बीच भूमिका नहीं होती थी। यह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अब अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर ना देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेती की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। तो हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? क्या यह बंदोबस्त सर्वप्रथम बात करें तो 1792 ईस्वी में लागू किया गया था और यह मुंबई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांत में लागू किया गया था। यह जो है औपनिवेशिक भारत का भूमि का 51% भाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने इसे टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और इस बंदोबस्त के तहत क्या था? क्या कंपनी तथा रैयत अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी तथा किसान के बीच एक ऐसा समझौता था जिसके बीच बिचौलिया या जमींदार नहीं था। इसके बीच क्या था? बिचौलिया या जमींदार नहीं था। इससे डायरेक्ट जो है कंपनी को किसान कर देता था और अब यहाँ क्या हुआ? क्या इसे अब तो किसान को अब भूमि अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर किसान कर ना देगा तो उस स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ेगा, यानी कि उसे अपनी भूमि छोड़ना पड़ेगा। और इस व्यवस्था का अगर सैद्धांतिक पक्ष के तहत बात करें तो खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। याद रखना है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत खेत की उपज का आधा भाग उसे आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। और इसे कौन लागू किया था? तो टॉमस मुनरो लागू किया था और 51% भाग औपनिवेशिक भारत की अंतर्गत यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। और यह सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? मुंबई, असम तथा मद्रास के अन्य प्रांतों में। आई होप आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अंतिम सवाल हमारा आता है अब महलवाड़ी बंदोबस्त पे। तो महलवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इन पर अब बात करेंगे हम लोग। और इसी प्रकार आप लोगों और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो पर कमेंट कर
दीजिए, आपको वीडियो उस चीज़ का मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की विषयों को आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। औपनिवेशिक भूमि का 30% भाग इसके अंतर्गत था। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भाग, याद रखना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में एक था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? नाम याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप वहां भी टिक आउट कर सकते हैं। तो क्या है सवाल? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कितना भूमि था? तो 30% भाग इसके अंतर्गत आता था। इससे पहले हम लोग रैयतवाड़ी में कितने प्रतिशत को देखिए? 51% को। लेकिन हमारा जो यहाँ आ रहा है वो हमारा आ रहा है कितना? 30%। यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत के अंतर्गत लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था उसके अंतर्गत जो कितना भूमि आता था? तो 30% भूमि आता था। नेक्स्ट लिखना है आपको, पैराग्राफ जरूर चेंज करना है, क्योंकि पैराग्राफ ही चेंज करेंगे तो आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। पैराग्राफ अगर आप नहीं चेंज किए, कितने भी अच्छा लिखिएगा, आपको 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को। देखिए उसमें क्या था? महलवाड़ी अर्थात महल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गांव के प्रतिनिधि। कौन होगा गांव का प्रतिनिधि? जमींदार। जमींदार कौन होगा? जिनके पास अधिक भूमि होगा, अर्थात जमींदार के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था। देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह क्या था? क्या वह जमींदार के साथ सामूहिक रूप से मिलकर लागू किया गया था? किसके साथ मिलकर लागू किया गया था? जमींदार के साथ सामूहिक रूप से। इससे पहले रैयतवाड़ी में क्या था हमारा? क्या बिचौलिया या जमींदार का कोई भी उसमें भाग नहीं ले सकता था, उसे निकाल दिया गया था। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो रहा है? जमींदार के साथ सामूहिक रूप से लागू किया गया था, ठीक है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है, गांव को एक महाल माना जाता था। गांव को क्या माना जाता था? एक महाल माना जाता था। महाल के जमींदार जिन्हें तालुकदार भी कहा जाता था। याद रखना है, महाल के जमींदार को तालुकदार भी कहा जाता था। कंपनी को निश्चित भू राजस्व देते थे तथा शेष अपने पास रखते थे। देखिए, यह जो हमारा जमींदार या तालुकदार थे उसे निश्चित भू राजस्व देने के बाद किसान जो है शेष जो बचता था वह अपने पास भी रखता था, जिसमें राजस्व जमा करने का काम मुकद्दम प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था। याद रखना है, राजस्व जमा करने का जो काम दिया जाता था वह मुकद्दम प्रधान या किसी बड़े रैयत कौन है आपका यहाँ? या किसान, अर्थात बड़ा किसान को दिया जा सकता था। यह सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का कर देता था। तो मुकद्दम प्रधान या बड़ा रैयत क्या करता था? यह सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि का कर देता था। तो हमारा जो ये महलवाड़ी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या समझना है? क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सर्वप्रथम ये लागू किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 30% औपनिवेशिक भारत का भूमि आता है। और महलवाड़ी का शाब्दिक अर्थ गाँव का प्रतिनिधि। गाँव का प्रतिनिधि कौन होगा? जमींदार। या जमींदार कौन होगा? तो जिनके पास अधिक भूमि होगी वही जमींदार होगी। और अर्थात जमींदार के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था हमारी महलवाड़ी व्यवस्था थी। और गांव को एक महाल माना जाता था। महाल के जमींदार, उन्हें तालुकदार भी कहा जाता था। कंपनी को निश्चित भू राजस्व देता था। कौन निश्चित भू राजस्व देता था? जो गांव का जमादार या जमींदार या तालुकदार था। देखिए, तालुकदार या जमींदार कौन हो सकता था? तो वह बड़ा किसान हो सकता था या प्रधान मुकद्दम हो सकता था, जो सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि कर देते थे। आई होप आपको ये पूरी हमारी जो ये तीनों क्वेश्चन थी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी प्रकार से वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।